रिएक्शन मैकेनिज्म में आज का हमारा दूसरा टॉपिक है E1CB रिएक्शन मैकेनिज्म। E1CB रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? सबसे पहले कल जो मैंने टॉपिक बताया था कि टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन की तीन टाइप्स है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गैमा एलिमिनेशन। कल मैंने बताया था। फिर बीटा एलिमिनेशन के फर्दर चार टाइप्स E1, E2, E1CB और EI। E1 को मैंने डिटेल से बताया था और आज हम पढ़ेंगे बीटा एलिमिनेशन का ये टाइप्स है E1CB रिएक्शन। E1CB रिएक्शन कौन से मालिक्यूल के अंदर होगा? इसके लिए सबसे पहले अगर ये मालिक्यूल अगर ये कंडीशन, ये मंदरजेल कंडीशन को अगर ये फॉलो करे तो उस मालिक्यूल के अंदर E1CB रिएक्शन होगा। अगर यही कंडीशन नहीं होगी तो उस मालिक्यूल के अंदर E1CB रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले जो कंडीशन हुआ है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है NO2, ये एग्जांपल है NO2, CHO, कीटो ग्रुप हो गया, COOH हो गया, CN हो गया। ये सारे ग्रुप क्या है? कौन से ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। और उसके साथ साथ एसिडिक हाइड्रोजन का भी प्रेजेंस होना चाहिए बीटा पोजीशन पे। बीटा पोजीशन पे ये हम डिटेल से देखते हैं कि बीटा पोजीशन क्या होती है, कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन का भी होना चाहिए। इसके बाद E1CB रिएक्शन उन मालिक्यूल के अंदर होगा, यानी सेपरेट में। ये सेपरेट की क्वालिटी है। गुड लिविंग ग्रुप में भी तो होता है लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में होता है। पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो वहाँ पर E1CB रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लोरीन हो गया, NME3 हो गया, ये सारे क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप है। इसको मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि पुअर लिविंग ग्रुप और गुड लिविंग ग्रुप क्या होता है। तीसरा जो पॉइंट है कार्बनाइन का फॉर्मेशन, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होगा E1CB के अंदर वो कार्बन आयन होगा, यानी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। E1 के अंदर तो हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहे थे लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था? कार्बन आयन। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमारे पास शो होते कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बाद भी रिएक्शन कहाँ पर E1CB रिएक्शन होता है, कहाँ पर E1 रिएक्शन होता है, वो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो शो होता है। इसको मैं इसके एग्जांपल भी देता हूँ लेकिन इस पे जाने से पहले सबसे पहले मैं E1CB रिएक्शन के जनरल मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेता हूँ। इस सबस्ट्रेट को हम देखते हैं कि सबसे पहले सबस्ट्रेट में क्या होना चाहिए? कोई पुअर लिविंग ग्रुप। यहाँ पर मैं अगर पुअर लिविंग ग्रुप लगा लो, फ्लोरीन हो गया। दूसरा बात, बीटा कार्बन जो ये अल्फा हो गए, बीटा कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का होना चाहिए और उसके साथ एसिडिक हाइड्रोजन का प्रेजेंस लाजमी है। तो ये वाला सबस्ट्रेट जो है ना, ये E1CB रिएक्शन के मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? बेस आएगा। बेस क्या करेगा? बेस का मैं रोज बोलता हूँ कि बेस दुनिया में क्या करने आए? बेस दुनिया में प्रोटॉन को खाने आए। ये इस प्रोटॉन को उठा लेगा। जब प्रोटॉन को उठा लेगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो जो हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा? वो कार्बनाइन बनेगा, यानी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का काम यहाँ पर ये एक तो ये इजीली ये हाइड्रोजन को डोनेट कर लेते। दूसरी बात जो ये नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की वजह से यहाँ पर स्टेबलाइड है। जिस तरह हम बोलते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की तादाद ज़्यादा हो तो एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा, ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर दूसरी बात ये स्टेबलाइज कर लेते हैं। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट। और यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि ये जो पहला स्टेप होता है इसके अंदर पहला स्टेप फास्ट स्टेप होता है। दूसरे वाले में तो हमारे पास ये रेट डिटरमिन स्टेप होता है लेकिन यहाँ पर पहला स्टेप फास्ट स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में यहाँ ये नेगेटिव चार्ज जो है ना इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की जब शिफ्टिंग हो जाएगी तो प्रोडक्ट हमारे पास उसी तरह बनता है, यानी अल्कीन की फॉर्मेशन यहाँ पर भी हो जाती है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप। जैसे ही यहाँ पर ये बाण यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये फ्लोरीन यहाँ पर निकल जाएगा Fe नेगेटिव फॉर्म में, तो हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन यहाँ पर भी हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर और जो दूसरा हमारे पास E1 है उसके अंदर डिफरेंस यही है कि उधर सबसे पहले पुअर लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप का वहाँ पर हो तो गुड लिविंग ग्रुप वहाँ से रिमूव हो जाते, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती। लेकिन जब ऐसा सबस्ट्रेट आ जाए जिसके साथ बीटा कार्बन के ऊपर क्या आ जाए? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो जाए, साथ में एसिडिक। यहाँ पर देखना ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास बना है ये क्या है? ये कंजुगेट बेस है।
ये हाइड्रोजन था, तो ये हाइड्रोजन जब डोनेट हो गए तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ये कंजुगेट बेस ब्रांच लोरी के मुताबिक ये कंजुगेट बेस हो गया, और ये कंजुगेट बेस ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं E1CB, यानी वो रिएक्शन जिसमें जो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेप वो कंजुगेट बेस और साथ में कार्बन की फॉर्मेशन हो जाती। मैंने कहा था कि ये एक्सपेरिमेंट एविडेंस के बाद में पता चल जाता है कि E1CB रिएक्शन हो रहा है। यानी फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कोई भी ETO नेगेटिव और यहाँ पर मैं ETOD को ले लेता हूँ। देखना ये बेस है, जब ये बेस आएगा देखना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ये मैंने लगाए हुए क्लोरीन और क्लोरीन, ये बीटा कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप और साथ में एसिडिक हाइड्रोजन भी प्रेजेंस है। और पहले वाला जो अल्फा कार्बन है वहाँ पर पुअर लिविंग ग्रुप यानी Me3 है, Me3। सबसे पहले बेस क्या करेगा, ये बेस चला जाएगा इस प्रोटॉन को उठा लेगा। ये बेस जब इस प्रोटॉन को उठाएगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर जो हमारे पास क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन और नेगेटिव चार्ज आ गया। डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ कि ये प्रोडक्ट हमारे पास बनती, ये लीव हो जाएगा और यहाँ से ये इधर चला जाएगा, तो डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पर असल बात ये है कि दो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होते हैं, दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक तो ये वाला प्रोडक्ट है और दूसरा जो प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होता है वो ये होता है, वो क्या होता है, कार्बन, और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप में लगा ले, या फॉर एग्जांपल मैं लगा लेता हूँ Cl और यहाँ पर Cl। ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बनता है, यहाँ पर ड्यूटेरियम ये जो ड्यूटेरियम आयन जो है ना, ये आकर यहाँ पे लग जाता है और साथ में हाइड्रोजन और Me3। ये लिविंग ग्रुप जो है ना, लिविंग ग्रुप यहाँ पर रिमूव नहीं होता है, ये जो लिविंग ग्रुप रिमूव नहीं होता तो साथ में थोड़ा सा प्रोडक्ट इसका भी बन जाता है। ये वाला प्रोडक्ट तो हमारे पास मेजर होता है, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट भी साथ में बन जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। जब हम ETO नेगेटिव और ETOD यानी उसको भी ले लेते, उसके प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये ड्यूटेरियम भी साथ में प्रोडक्ट बन जाते हैं और साथ में ये हमारे पास अल्कीन टाइप की फॉर्मेशन हो जाती। तो ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है E1CB रिएक्शन के फॉर्मेशन का। अब ये आगे देखते हैं कि E1 और E1CB के अंदर डिफरेंस क्या है, कि कौन से रिएक्शन के अंदर E1 होगा और कौन से रिएक्शन के अंदर E1CB होगा। ये दो मैंने लिखे हुए दो, यानी E1 कहाँ पर होगा और E1CB। E1 को मैंने डिटेल से पढ़ाया था आप लोगों को कि E1 के अंदर मोस्टली सेट-जेफ रूल को फॉलो करते हैं। सेट-जेफ रूल का मैंने कहा था कि जिसमें बीटा हाइड्रोजन या ज़्यादा होंगे, अल्फा हाइड्रोजन या ज़्यादा होंगे, या उसके साथ साथ मोर अल्काइलेटेड अल्कीन की फॉर्मेशन। मोर अल्काइलेटेड अल्कीन होगा तो वो सेट-जेफ रूल होगा, और लेस अल्काइलेटेड अल्कीन यानी अल्फा हाइड्रोजन की तादाद लेस होगी तो वो हाफमैन रूल होगा। E1 का तो हमने पता था कि सेट-जेफ रूल को फॉलो करता है, लेकिन E1CB रिएक्शन जो है ना वो मोस्टली हाफमैन रूल को फॉलो करता है। E1CB कौन से रूल को फॉलो करता है, हाफमैन रूल को फॉलो करते हैं। दूसरा ये इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है इसके लिए मॉडरेट बेस कौन है, बेस इतना स्ट्रांग ना भी हो, सॉल्वेंट ही ज़्यादातर बेस यूज़ होता है किसके अंदर, E1 रिएक्शन के अंदर, क्योंकि वहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसके बाद कोई भी बेस जाकर उस पर इजीली अटैक कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्ट्रांग बेस का होना लाजमी। स्ट्रांग बेस होगा तो तभी हमारे पास E1CB रिएक्शन होगा, स्ट्रांग बेस नहीं होगा तो वो E1 रिएक्शन को फेवर कर लेगा। अभी बेस की जो क्वालिटी है वो लेस बल्कि, इसमें लेस बल्कि ग्रुप पर कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मोर बल्कि ग्रुप का होना लाजमी है। यहाँ पर लेस बल्कि ग्रुप और यहाँ पर मोर बल्कि ग्रुप का होना लाजमी। इसके बाद जो लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप को मैंने बताया था कि गुड लिविंग ग्रुप वो होता है जो कि आफ्टर डिपार्चर अपने आप को स्टेबलाइज करे। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयोडीन जो है ना वो गुड लिविंग ग्रुप है और फ्लोरीन जो है ना वो पुअर लिविंग ग्रुप है। तो जहाँ पर लिविंग ग्रुप स्ट्रांग होगा तो वहाँ पर हमारे पास E1 रिएक्शन फॉलो करेगा, यानी वो आयोडीन भी हो सकते, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वीक लिविंग ग्रुप होगा। वीक लिविंग ग्रुप के अंदर मैंने कहा आपको कि Me3 हो गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास साइनाइड वगैरह भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन ये पुअर लिविंग ग्रुप है। ये फ्लोरीन अगर अल्फा कार्बन पे होगा तो इस तरह सब्सट्रेट के अंदर E1CB रिएक्शन होगा और स्ट्रांग लिविंग ग्रुप के अंदर E1 रिएक्शन होगा। इसके बाद अगर मैं इसका प्रोफाइल बना, एनर्जी प्रोफाइल अगर इसका मैं ड्रा करूँ तो एनर्जी प्रोफाइल इसका कुछ इस तरह का होगा।
पहले हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट इस तरह की हो जाएगी और दूसरे जो ट्रांजिशन स्टेट है वो थोड़ी सी उसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट है और ये वाला जो पहले इसको हम बोलते हैं TS1 यानी ट्रांजिशन स्टेट 1, और ये वाला जो हमारे पास पीक है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट TS2। यहाँ पर क्या होगा, कार्बोनाइन की फॉर्मेशन हो, यानी कार्बन नेगेटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव कार्बोनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये वाला जो स्टेप होता है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी, चूँकि स्टॉप ये फास्ट स्टेप है, इस पे भी समझना। पहला वाला स्टेप यहाँ पर फास्ट होता है और दूसरा वाला स्टेप लो होता है यानी स्लो होता है, इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट 2 यहाँ पर होगा और एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से ये पीक जो है हमारे पास स्ट्रांग हो जाती है और यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये एनर्जी प्रोफाइल होगा किसका, E1CB रिएक्शन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।